Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very important topic for you all and from your examination point of view and for your general understanding too. That is comparison of idealism, naturalism, pragmatism and realism, the most important and popular four educational philosophies, or you can say philosophies, which we will read, which we have read in education. Okay, so sorry, बहुत दिनों से मैं ये कंपेरेटिव चार्ट आपसे शेयर करना चाह रही थी। ये कंपेरेटिव चार्ट तो मतलब है, मैंने नेट से ही लिया है, लेकिन इसमें जो कुछ एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाह रही हूँ या जो कंपैरिजन आपके साथ करना चाह रही थी बहुत दिनों से, जो इन टोटलिटी इन चारों को की बात आपसे करना चाह रही थी, जो रह जा रहा था, तो वो आज मैं करने बैठी हूँ। तो स्टूडेंट्स जनरली, जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो फिलोसफी वैसे भी थोड़ा सा गूढ़ पड़ता है, उसको अगर आप सरसरी तौर पर पढ़ जाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इस फिलोसफी के हिसाब से करिकुलम क्या है, या इस फिलोसफी के हिसाब से टीचिंग मेथड नहीं मिल रहा है, या तो फिलोसफी समझनी है। फिलोसफी समझ जाएंगे जब बाद में तो एमएड लेवल पे, एमए लेवल पे तो आपको वो एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एक्सियोलॉजी के हिसाब से भी पढ़ना होता है, समझना होता है। वो आप समझ गए तो आपके लिए क्या दिक्कत है कि करिकुलम क्या है। भाई उसके लिए जो ज्ञान है वो जिस हिसाब से प्राप्त करना है, जो उसकी एपिस्टेमोलॉजी में, वही उसके करिकुलम हो जाएगी, वही उसकी टीचिंग, वही उसके विषय हो जाएंगे पढ़ाने के लिए। उसी तरह से पढ़ाया जाएगा ताकि उस ज्ञान को हासिल किया जा सके। तो हमको फिलॉसफी समझनी है। फिलॉसफी समझ लेंगे आप तो आप उसके पूरे एम्स ऑफ एजुकेशन, मेथड्स, डिसिप्लिन, करिकुलम, टीचर, स्टूडेंट, स्कूल सब बता पाएंगे। ठीक है, तो फिर एक प्रयास, वैसे मैं इन चारों को अलग अलग आपसे डील कर चुकी हूँ, लेकिन फिर एक प्रयास इन चारों को एक साथ पढ़ने का। तो आदर्शवाद, जो शुरुआत इसकी जरूर इसमें लिखा है, इसके एक्सपोनेंट्स गांधी, टैगोर और दयानंद स्वामी विवेकानंद और अरविंदो घोष, शंकराचार्य। बट हम लोग जब इसको पढ़ते हैं टेक्स्ट में तो हमको इसमें सुकरात, प्लेटो, डेकार्टे, हीगल, स्पिनोजा के ही नाम मिलते हैं, है ना। फिर नेचुरलिज्म हम जानते हैं कि रूसो इसके सबसे बड़े प्रणेता है, पर एरिस्टोटल की भी राइटिंग्स में मिलता है। कॉम्टे हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, डार्विन और बेकन। फिर प्रेगमेटिज्म या प्रयोजनवाद में जॉन डीवी सबसे बड़े इसके प्रणेता, फिर उनके शिष्य हुए किलपैट्रिक, विलियम जेम्स और सीबी पियर्स का भी नाम आता है। और रियलिज्म के प्रणेता रसेल, बेकन, मिल्टन, कमेनियस और व्हाइटहेड। ओके, अब इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स समझ जाएंगे तो आप पूरी फिलोसफी समझ जाएंगे। जब मैंने आपसे आइडियलिज्म डिस्कस किया होगा तो मैंने बताया होगा आइडिया इसका मेन है, इसके मूल में है, इसका जिस्ट है कि आइडिया में जो है वो सही है, आइडिया ही अल्टीमेट रियलिटी, और ये सारी बातें। आइडियल भी है इसकी खासियत, है ना। नाम में हिंदी से देखें तो आदर्शों की बात करता है, स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, आध्यात्म की बात करता है, ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस की बात करता है, जो अच्छाइयाँ हैं उनकी बात करता है। तो आदर्श तो है ही, लेकिन विचार भी है। मेरे कहने का मतलब कि हम अगर इसको आइडिया के संदर्भ में नहीं जानेंगे तो बच्चे सिर्फ आदर्श 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 लिखकर खत्म कर देंगे, क्योंकि नाम में आदर्श है और आइडिया को छोड़ देंगे, इसलिए आइडिया को याद रखना जरूरी है, बट आदर्श तो है ही। ओके, अच्छा, स्पिरिचुअलिटी की बात आइडियलिज्म करता है। इट इंसिस्ट ऑन गॉड टू अचीव गॉड, ये ईश्वर पर विश्वास करता है, ये ईश्वर को पाने की कोशिश करता है। इस तरीके के प्रयासों की बात आदर्शवाद में की जाती है। स्पिरिचुअल परफेक्शनिज्म, चूंकि ये ईश्वर में विश्वास रखता है, इसलिए इसका उद्देश्य क्या है कि हम स्पिरिचुअली परफेक्ट बन जाएं, हम आध्यात्मिक रूप से परफेक्ट हो जाएं। इसलिए वैल्यूज क्या होंगी, स्पिरिचुअल वैल्यूज ही सबसे महान हो, इसमें मानी गई सुप्रीम है, यूनिवर्सल है। और क्या खासियत है, एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये पारलौकिक संसार की बात करता है। इस लोक में हम इस हिसाब से जिए कि पारलौकिक संसार में आपको बेहतर, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, आपको ये संसार दुखों का ताना बाना है, आपको दोबारा यहाँ ना आना पड़े। इस तरीके की बात आइडियलिज्म करता है। इसलिए इसकी वैल्यूज जो है वो पहले से डिटरमाइन है, पहले से ये सुनिश्चित है कि मोक्ष की प्राप्ति, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल परफेक्शन ही आपको प्राप्त करना है। अभी बाकी आप तीन फिलोसफी से इसका कंपैरिजन देखेंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा। और आइडियलिज्म इज ए कंप्लीट स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट, ये पूरी तरह से आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, और ये मोनिस्टिक कंसेप्ट है, यानी कि ये डुअलिज्म की बात नहीं करता, यानी कि दो बात नहीं करता, ये एक ही बात करता है कि आइडिया ही अल्टीमेट रियलिटी है, स्पिरिचुअल परफेक्शन ही हमको पाना है। इसके विपरीत
नेचुरलिज्म क्या बात करता है? डज नॉट बिलीव इन गॉड। नेचुरलिज्म ने, प्रकृतिवाद ने ईश्वर में विश्वास नहीं है। ये कहता है कि नेचुरल वर्ल्ड ही सच है, नेचर इज एवरीथिंग, प्रकृति ही सब कुछ है, नथिंग इज बियॉन्ड इट, प्रकृति के बियॉन्ड, प्रकृति के अधिक के बाद कुछ भी नहीं है। इट बिलीव्स इन मैटर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। और ये सांसारिक जो ये भौतिक संसार है इसकी महत्ता पर विश्वास करता है, उसको मानता है। जबकि आइडियलिज्म क्या है? ये सिर्फ पारलौकिक संसार की बात करता है, मटेरियल वर्ल्ड की बात नहीं करता। कहता है मटेरियल वर्ल्ड जो है वो इल्यूजन है, भ्रम है, जो आइडिया है वही सच है। फिर आइडियलिज्म आइडियल वैल्यूज और सुप्रीम वैल्यूज की बात कर रहा था, जबकि नेचुरलिज्म क्या कह रहा है? देयर इज नो आइडियल और सुप्रीम वैल्यूज। कह रहा है कोई भी आइडियल और सुप्रीम वैल्यूज नहीं है, फिजिकल एंड नेचुरल प्रिंसिपल्स आर सुप्रीम एंड यूनिवर्सल। केवल भौतिक और जो आपके प्राकृतिक सिद्धांत है वही सबसे अच्छे हैं, वही सार्वत्रिक हैं। फुल्ली मटेरियलिस्टिक एंड मैकेनिकल एटीट्यूड की ये बात करता है, और इट इज ए मोनिस्टिक कांसेप्ट। ये भी मोनिस्टिक है क्योंकि ये भी सिर्फ नेचर की बात कर रहा है। आइडियलिज्म सिर्फ आइडिया या गॉड या स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा था। इसलिए नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म बहुत मायने में एक दूसरे से विपरीत होते हुए भी इस मामले में सिमिलर हैं कि दोनों ही मोनिस्टिक कांसेप्ट हैं। ठीक, अच्छा, प्रेगमेटिज्म क्या कह रहा है? प्रयोजनवाद क्या कह रहा है? इट हैज फुल फेथ इन मैन एंड डज नॉट बिलीव इन गॉड। इसका पूरी तरह से विश्वास इंसान में है, मनुष्य में है, और ये भी ईश्वर को नहीं मानता। यानी कि नेचुरलिज्म और प्रेगमेटिज्म में समानता क्या हो गई? ये दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते हैं। इट अपहोल्ड्स द पावर ऑफ मैन एज सुप्रीम। लेकिन आइडियलिज्म में स्पिरिचुअलिटी सुप्रीम थी, नेचुरलिज्म में नेचुरल वर्ल्ड सुप्रीम है, प्रेगमेटिज्म में ह्यूमन सुप्रीम रखा है इन्होंने। पावर ऑफ मैन एज सुप्रीम एंड स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सल। ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिक सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है, दे चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज इन टाइम, सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशन। ये कह रहे हैं कि जो आपकी सुप्रीम वैल्यूज है, स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि इसने सबसे महत्ता किसको दी है? मनुष्य को। और मनुष्य के और ये क्या कहता है? यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब कि उपयोगिता के सिद्धांत पे काम करता है। यानी कि जो और चूंकि मनुष्य ऊपर स्थिति में है, तो मनुष्य के लिए जो सही होगा, तो जैसे जैसे मनुष्य की देश काल परिस्थिति बदलेगी, उसकी यूटिलिटी भी बदलेगी, और उसी हिसाब से ये प्रिंसिपल्स भी बदल जाएंगे। इसलिए ये प्रिंसिपल्स प्री डिटरमाइंड और यूनिवर्सल नहीं है, इसीलिए इसकी वैल्यूज प्री डिटरमाइंड नहीं है। जबकि आइडियलिज्म में कुछ भी हो, आइडिया और स्पिरिचुअलिटी तो वही रहनी थी, इसलिए वैल्यूज प्री डिटरमाइंड थे। जबकि यहाँ पे वैल्यूज चूंकि आदमी के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलने हैं, और आदमी महान है, इसलिए जो मूल्य हैं वो पूर्व निर्धारित नहीं है, दे आर इन द मेकिंग, वो बन रहे हैं। आज कुछ हमारे लिए मूल्य है, कल हमारे लिए कुछ और होगा, आगे कुछ और होगा। इसलिए ये फुल्ली साइकोलॉजिकल एंड ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट है, इसलिए पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण है, और जैसे प्लूरलिस्टिक कांसेप्ट। क्यों? क्योंकि ये प्लूरैलिटी है, इसमें ना बहुत सारी चीजें, आज हमारे लिए अच्छा है, कल ये अच्छा है, परसों वो अच्छा है, तो अच्छाई भी प्लूरैलिटी में है। जबकि आइडियलिज्म में अच्छाई एक ही है, ईश्वर और ईश्वरीय गुण। ओके, इसलिए यहाँ पे ये नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म दोनों ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन नेचुरलिज्म मोनिस्टिक है, जबकि प्रैग्मेटिज्म प्लूरलिस्टिक है। और रियलिज्म क्या कहता है? इट बिलीव्स इन इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। रियलिज्म भी इसी संसार की बात कर रहा है, यहीं पर जो है वो है मनुष्य, और उसका विकास होना चाहिए, और उसका सामाजिक और वैयक्तिक विकास होना चाहिए। बिलीव्स इन द इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। ये भी मटेरियल वर्ल्ड की इंपॉर्टेंस मानता है ना। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बात करता है, क्योंकि साइंटिफिक थ्योरी है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ये कह रहे हैं यूनिवर्सल है, क्योंकि कह रहे हैं कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को आप प्रूव कर सकते हैं, कहीं भी दुनिया में प्रूव कर सकते हैं, इसलिए वो यूनिवर्सल है, वही सही है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। प्रॉब्लम्स ऑफ रियल लाइफ बिकम आइडियल्स एंड वैल्यूज। और चूंकि इस संसार की ये बात करता है, इसलिए जो वास्तविक जीवन की समस्याएं हैं वही आदर्श है, वही मूल्य है, और ये पूरी तरीके से साइंटिफिक एटीट्यूड है। और ये भी एक प्लूरलिस्टिक कांसेप्ट है, क्योंकि कई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, और साइंस में भी कई कई अपवाद होते हैं, तो ये प्लूरलिस्टिक कांसेप्ट है। यानी कि आपका आइडियलिज्म नेचुरलिज्म मोनिस्टिक कांसेप्ट है, जबकि प्रैग्मेटिज्म रियलिज्म प्लूरलिस्टिक कांसेप्ट है। लेकिन सबके पीछे जिस्ट अलग अलग है, भाव अलग अलग है, और यही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमको जानने हैं, क्योंकि जब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जान जाएंगे तो हम आगे सब कुछ जान जाएंगे। अब देखिए एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करिए। आइडियलिज्म ईश्वर, ईश्वरीय सत्ता, अध्यात्म, आध्यात्मिक विचार और विचार,
है ना। तो सेल्फ रियलाइजेशन इनका एम है, आप स्वयं को पहचानिए, और स्वयं को क्या पहचानिए कि आप उसी परम पिता परमात्मा की संतान हैं, हमको वहीं तक जाना है और वही लक्ष्य हमारा होना चाहिए। और एक्सेलेशन ऑफ पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इनका एम है, मैंने कि ऐसी शिक्षा हो जो व्यक्ति का, स्टूडेंट का, मनुष्य का आध्यात्मिक विकास करे, और हमको बोध हो जाए, किसका बोध हो जाए, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस का, कंजर्वेशन, प्रमोशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज की ये बात करता है कि सांस्कृतिक जो विरासत है, मतलब शिक्षा का उद्देश्य क्या हो कि वो आपकी संस्कृति और आपकी सांस्कृतिक विरासत का को संरक्षित करे, उसका प्रमोशन, संवर्धित करे और उसको ट्रांसमिट करे। कंजर्वेशन ऑफ इनबॉर्न नेचर इनटू स्पिरिचुअल नेचर, मनुष्य के नेचर को आपको स्पिरिचुअल बना देना है। प्रिपरेशन फॉर एक होली लाइफ, एक पवित्र जीवन के लिए मनुष्य को तैयार करना है। और डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड रैशनैलिटी, और आपको बुद्धि और तार्किकता का भी विचार करना है, क्योंकि विकास करना है, क्योंकि विचारों की बात आइडियलिज्म कर रहा है। तो ये इसके उद्देश्य हो गए। नेचुरलिज्म, चूंकि नेचर, नेचुरल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड इनकी बात कर रहा है, इसलिए ह्यूमन मशीन को परफेक्ट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य है उसको आज और कल खुशी मिले। प्रिपरेशन फॉर द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, डार्विन है इसके ना, नेचुरलिस्टिक एटीट्यूड है इनका, तो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात है। अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, वो उद्देश्य ऐसा हो शिक्षा का कि वातावरण के साथ समायोजन करना सीख सके मनुष्य। हमारे नेचुरल डेवलपमेंट होना चाहिए, ऑटोनोमस डेवलपमेंट होना चाहिए, कि सब कुछ ह्यूमन के लिए किया जा रहा है, क्योंकि दूसरे संसार की ये बात नहीं करते हैं। फिर प्रैग्मेटिज्म, एम्स ऑफ एजुकेशन आर नॉट डिटरमाइंड, सबसे खास बात प्रैग्मेटिज्म की, और कई बार सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि क्यों प्रैग्मेटिज्म में शिक्षा के उद्देश्य पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं, इसको भी आख्यायित कीजिए, इसका विवरण कीजिए, इसकी चर्चा कीजिए, इसका विश्लेषण कीजिए। तो इसीलिए शिक्षा के उद्देश्य पूर्व निर्धारित नहीं है, क्योंकि महान कौन है, इम्फेसिस किस पे है, मनुष्य पे है, और मनुष्य के देश काल परिस्थिति के हिसाब से यूटिलिटी चेंज होनी है, इसीलिए एम्स भी चेंज होते रहेंगे। एम्स ऑफ एजुकेशन आर इन मेकिंग, दे कैन नॉट बी प्रीडिटरमाइंड। ओके, फिर यही लिखा है कि एजुकेशनल एम्स चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस। सोशल एडजस्टमेंट एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट की भी ये बात करता है, सामाजिक रूप से आपका एडजस्टमेंट हो जाए, सामंजस्य पूर्ण रूप से विकास हो जाए आपका, और क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज, वैल्यूज आर इन मेकिंग, इसलिए रोज नित नए मूल्यों का निर्माण हो रहा है या करना है प्रैग्मेटिज्म के तहत शिक्षा को। अच्छा, रियलिज्म में क्या होगा, यहाँ भी एम्स ऑफ एजुकेशन और नॉट प्रीडिटरमाइंड, पर यहाँ पे ये बात इतनी क्या नाम है, ओके सॉरी, ये जो है ना इधर वाला कट कॉपी पेस्ट होके इधर आ गया है, ये यहाँ से शुरू है। एक्वाइंटिंग द चाइल्ड विद नेचर एंड सोशल एनवायरनमेंट, ये इसका उद्देश्य, ये प्रैग्मेटिज्म वाला यहाँ कॉपी हो गया है। और इम्पार्टिंग वोकेशनल एजुकेशन, क्यों वोकेशनल एजुकेशन की बात ये कर रहा है, क्योंकि हम साइंस हैं, साइंटिफिक हैं, और हमको रैशनैलिटी का डेवलपमेंट करना है, और हमको ऑब्जर्वेशन से जो चीज सच साबित हो, ऐसा ऐसा इंटेलेक्ट डेवलप करना है बच्चे में, और बच्चे को इस संसार के लिए तैयार करना है। तो इस संसार के लिए कैसे तैयार होगा बालक, जब उसमें आप उसको रोजगार के लायक और उसको व्यावसायिक शिक्षा और ये सब देंगे, है ना। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो आइडियलिस्ट्स हैव नॉट अडॉप्टेड एनी साइंटिफिक एंड डेफिनिट मेथड ऑफ टीचिंग, इन्होंने कोई साइंटिफिक और डेफिनिट मेथड ऑफ टीचिंग नहीं बनाया है, लेकिन इन्होंने चूंकि ये आप देखें तो सुकरात या डायलॉगिक मेथड की बात करें, या आप गुरुकुल प्रणाली के बारे में बात करें, तो ये सारी प्रणालियां क्या कहती हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड पे ज्यादा इम्फेसिस करती हैं। कन्वर्सेशन, बातचीत करके सीखिए, डायलॉग से सीखिए, डिस्कशन से सीखिए, बुक स्टडी कीजिए, आर्ग्यूमेंट कीजिए, ज्यादातर डायलॉगिक मेथड की बात होती है ना, कि डायलॉग इसमें किस तरीके की बातें की गई हैं कि शिष्य जो है वो गुरु से प्रश्न पूछता है, और गुरु जो उसका उत्तर दे रहा है उसी के तहत हमको वो बात समझाने की कोशिश की गई है, इस तरीके का इसमें रहता है। फिर नेचुरलिज्म, ये किस पर एम्फसाइज करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखिए, अनुभव से सीखिए, खेल कूद करके सीखिए। और इन्होंने किन मेथड्स ऑफ टीचिंग को एडवोकेट किया है कि ये बच्चे को ऐसे पढ़ाया जाए, प्रेक्षण से सीखे बच्चा, खेल कूद के सीखे, क्यों, क्योंकि प्रकृति के सामीप्य में सीख रहा है ना। डाल्टन प्लान की ह्यूरिस्टिक, खुद से सीखे, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, ये सब नेचुरलिस्टिक अप्रोच हैं।
और pragmatism क्या कहता है, पर्पस, यूटिलिटी। इसलिए इसके प्रिंसिपल्स क्या है, पर्पसिव प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग, वो सिखाइए बच्चे को जो उसके लिए काम का हो, उसके पर्पस उससे पूर्ण हो। इसलिए लर्निंग बाई डूइंग की बात है, लर्निंग बाई एक्सपीरियंस की बात है। इसी के हिसाब से किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड बनाया है प्रैग्मेटिज्म में। वो डीवी के शिष्य थे, तो उन्होंने कहा कि सोशल उसमें कोऑपरेशन करिए, सोशल इनपुट है ना, जैसे ही आप डीवी की बात करेंगे वैसे ही सोशल इनपुट आएगा शिक्षा में। और रियलिज्म एम्फेसाइज साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, क्यों, ये पूरी तरह से साइंस की बात करता है। तो ये इनफॉर्मल मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करता है। ये कहता है सेल्फ एक्सपीरियंस से सीखे बच्चा, रिसर्च से सीखे, एक्सपेरिमेंट से सीखे, ह्यूरिस्टिक और कोरिलेशनल मेथड की बात करता है। तो ये सब क्यों है, क्योंकि ये फिलोसफीज जिसको सही मानती हैं उसी को तो आगे बढ़ाने की बात करेंगी ना। रियलिज्म साइंस को सही मान रहा है तो साइंटिफिक मेथड की बात कर रहा है, प्रैग्मेटिज्म पर्पस को, यूटिलिटी को सही मान रहा है तो उसकी बात कर रहा है, नेचुरलिज्म कह रहा है नेचर अच्छा है तो नेचर के सामीप्य में जो जो मेथड चलेंगे, प्ले वे मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, एक्सप्लोरेशन, ये सब होगा। आइडियलिज्म कह रहा है स्पिरिचुअल परफेक्शन चाहिए, यानी गुरु के पास रहिए, सीखिए, किसी जानकार से बात करिए, तो बात करिए, डायलॉग करिए, क्वेश्चन आंसर मेथड करिए, इन सब मेथड्स की बात है। फिर करिकुलम, क्योंकि हमको आइडियलिज्म में क्या करना है, आइडियल सिखाने हैं बच्चों को, इटर्नल वैल्यू सिखानी है, तो ह्यूमैनिस्टिक सब्जेक्ट एम्फेसाइज किए जाएंगे। इसमें रिलीजियस स्टडीज पढ़ाई जाएगी, स्पिरिचुअल स्टडीज पढ़ाई जाएगी, इथिक्स पढ़ाया जाएगा, आपको लैंग्वेज, सोशियोलॉजी, लिटरेचर, हिस्ट्री, म्यूजिक, फाइन आर्ट सिखाया जाएगा। नेचुरलिज्म में क्या करना है, हमको बच्चे की बेसिक इंस्टिंक्ट, यानी कि बच्चे का नेचर हमको समझना है, तो बच्चे के हिसाब से, स्टूडेंट के इंस्टिंक्ट, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ह्यूमैनिस्टिक ऑक्युपाई इसमें सब्सिडियरी हो जाएगा। इसमें मेन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, गेम, स्पोर्ट्स, फिजिकल साइंसेस, फिजियोलॉजी, हेल्थ, कल्चर, मटेरियल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंस। प्रैग्मेटिज्म क्या कह रहा है, यूटिलिटी होनी चाहिए भाई, वही जो चीज पढ़ेंगे जो काम आए, जो बिना काम के है वो नहीं पढ़ेंगे, यानी कि स्पिरिचुअल तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें सोशल सब्जेक्ट फ्रॉम द मेन बॉडी, भाई अदर सब्सिडियरी, इसमें आ जाएगा आपका हेल्थ, हाइजीन, साइंसेस, फिजिकल, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, होम साइंस, साइंस, एग्रीकल्चर, जो काम का है। रियलिज्म क्या कहेगा, वो पढ़ो जिसमें रियलिस्ट, जिसमें साइंस आए, तो नेचुरल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, हेल्थ, कल्चर, फिजिकल साइंसेस, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, स्पोर्ट्स, एटसेट्रा। ओके, तो अब आपको ये भी समझना होगा कि इसमें ये विषय क्यों है, क्योंकि ये मानते हैं कि हमको साइंटिफिक एप्टीट्यूड बच्चे में डेवलप करना है, साइंस ही सही है, वही तरीका सही है जिसको प्रूव कर सकें, आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से देख सकें। रियलिज्म क्या कह रहा है, वो चीज जो रियल है वो सही है, और रियल क्या है, जिसको आप अनुभव कर सकें, जिसको आप टच करके, छू के, ज्ञानेंद्रियों से, इंपीरिसिज्म जिसको बोलते हैं ना, इंपीरिकली जिसको चेक कर सकें, वो सही है। तो इसलिए ये सारी बातें आपको समझनी चाहिए। फिर डिसिप्लिन की बात करें तो आइडियलिज्म में भाई महान आदर्शों की बात है, तो इसमें आपको हम मतलब अनुशासनात्मक रखेंगे, दंडात्मक रखेंगे, इम्प्रेशनिस्टिक, दबाव डालेंगे आप पे अनुशासित होने के लिए ना, इम्फेसाइजेस इम्प्रेशनिस्टिक, इसलिए आपको रहना पड़ेगा अनुशासन में। लेकिन नेचुरलिज्म, यहाँ तो फ्रीडम ही इसका स्लोगन है कि बच्चे को छोड़ दो, नेचर के साथ छोड़ दो, तो हम यहाँ पे कैसा रखेंगे, इमेंसिपेटरी डिसिप्लिन, कि बच्चे को बिल्कुल मुक्त छोड़ दो। वो कहता है ना कि डिसिप्लिन बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, आप बच्चे को कुछ मना मत करिए, वो खुद उसको डिसिप्लिन आएगा जब उसको नेचर सिखाएगा। माचिस की तीली मत छुओ नहीं तो जल जाओगे, तो वो कह रहे हैं कि जलने दो, जल जाएगा तो सीख जाएगा। तो ये नेचर, मतलब कि नेचर उसको परिणाम से डिसिप्लिन सिखाएगा। तो ये कई मामलों में इसकी क्रिटिक भी है कि ये घातक हो सकता है, लेकिन फिर भी नेचुरलिज्म का यही मानना है। प्रैग्मेटिज्म ये इमेंसिपेटरी और सोशल डिसिप्लिन को थोड़ा लिमिट करने की बात करता है, जबकि रियलिज्म क्या कहता है, ये एक तरीके से इम्प्रेशनिस्टिक और इमेंसिपेटरी के बीच में ये भी बात करेगा। लेकिन आइडियलिज्म पूरी तरह से इम्प्रेशनिस्टिक है और नेचुरलिज्म पूरी तरह से इमेंसिपेटरी है। और स्कूल कैसा होगा, आइडियलिज्म में क्या होगा, स्कूल इज द ओनली प्लेस फॉर रेगुलर एंड इफेक्टिव एजुकेशन, स्कूल ही वो जगह है, विद्यालय ही वो जगह है जहाँ पे आपको प्रभावपूर्ण शिक्षा दी जा सकती है। स्कूल इज एन आइडियल फॉर्म ऑफ प्लीजिंग एंड जॉयफुल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन। जबकि नेचुरलिज्म के स्कूल क्या है, वो कह रहा है कि स्कूल में तो पढ़ाओ ही मत, नेचर में पढ़ाओ, नेचर इज द रियल स्कूल, नेचर ही सही स्कूल है, वही अपने अपने हिसाब से बच्चे को शिक्षित कर सकता है, वही उसको डिसिप्लिन सिखा सकता है ना, ये बातें। और प्रैग्मेटिज्म में क्या कहा है, स्कूल इज ए लेबोरेटरी फॉर एक्सपेरिमेंट्स टू बी डन बाय चिल्ड्रन, विद्यालय सिर्फ प्रयोगशाला होनी चाहिए जहां वो प्रयोग कर करके सीखे, और स्कूल इज ए मिनिएचर सोसाइटी भी होता है, आप जानते हैं। और रियलिज्म ने कहा कि स्कूल इज ए सोशली वेल प्लान्ड इंस्टीट्यूशन, इट इज ए मिरर ऑफ सोसाइटी, ये कह रहे हैं। अब रह गया आपका टीचर। आइडियलिज्म कह रहा है कि सुप्रीम एंड इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ टीचर, गुरु ही महान है,
फिर द टीचर एज अ गार्डनर नोज बेस्ट एज टू हाउ टू केयर एंड डेवलप ए चाइल्ड लाइक ए प्लांट। टीचर ही पूरा काट छाट के पूरा मतलब पूरा दिशा देगा और विद्यार्थी को स्पिरिचुअल परफेक्शन के लायक बनाएगा। जबकि नेचुरलिज्म में टीचर का रोल दब जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ विद्यार्थी की पोजीशन या तो सेंट्रल है या नेचर सुप्रीम टीचर है। ही इज टू सेट द स्टेज फॉर चाइल्ड। नेचर तय करेगा कि बच्चे को कब क्या कैसे सिखाना है। प्रैग्मेटिज्म में शिक्षक का रोल क्या है? फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड का है कि उसको सिर्फ दिशा दिखानी, बच्चा अपने से करेगा, है ना, that he learns to create new values for future। जबकि रियलिज्म में टीचर्स रोल यहाँ बढ़ जाता है क्योंकि ये जो बालक है उसको एक्सटर्नल रियलिटीज के बारे में सिखाएगा, उसको साइंटिफिक नॉलेज देगा और ये सब करेगा। ओके, तो मे बी जो मैं पिछले वीडियोस में आपसे शेयर करना रह गया हो मुझसे, एक कंपैरेटिव एनालिसिस में बहुत दिनों से आपके साथ करना चाह रही थी कि आप समझें कि इसमें ये करिकुलम क्यों है, इसका टीचिंग मेथड ऐसा क्यों रखा गया है। ये तब आप समझ पाएंगे जब हर फिलॉसफी को उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल के साथ समझ लेंगे। तो एक और प्रयास किया मैंने। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।